आज़ादी किस्त नंबर 20। यौम जमहूरिया पर धमाकों के बाद तारिक और उसके साथी एक बार फिर अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करके ज़ेरे ज़मीन चले गए थे। गुलाबदीन उनके लिए बहुत ही कारामद आदमी साबित हुआ था। ये लोग उसकी बदौलत ट्रेनिंग कैंप के बारे में मालूमात हासिल कर सके थे और फिर यौम जमहूरिया के मौका पर भी इसने उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शाहरुख उससे और भी काम लेना चाहता था। ये इतला भी गुलाबदीन ने ही दी थी कि पुलिस ने खुफिया तौर पर चंद ऐसे सरकारी अफसरों की खुफिया निगरानी शुरू कर दी है जिन्हें माजी में मशकूक अफराद से मिलते जुलते देखा गया था। या अब भी उनके बारे में ऐसे लोगों से रवाबित कायम थे जिनका किरदार पुलिस के लिए मशकूक था। उनमें बाज नाम तो ऐसे थे जो शाहरुख के लिए अजनबी थे, लेकिन एक दो नाम उसके जाने पहचाने थे। उनमें एक नाम लाला प्रेमनाथ का भी था। लाला प्रेमनाथ हुकूमत के शोबा मुरे कश्मीर में एक अहम ओहदे पर फाइज था। ये बुढ़ा नीलम के हुस्न का असीर था और नीलम के जरिए उसे हुकूमत हिंद की कश्मीर पॉलिसी के बारे में कुछ न कुछ मालूम होता रहता था। लाला प्रेमनाथ उनके लिए नहायत अहम आदमी था और वो लोग उसे खोना नहीं चाहते थे। नीलम को इस सिलसिले में खबरदार कर देना जरूरी था। नीलम के यहाँ अगरचा टेलीफोन मौजूद था, लेकिन शाहरुख ने फोन पर बात करने के बजाय तारिक को नीलम के पास भेज दिया कि उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। तारिक शाहरुख की गाड़ी ले गया। पूरा तकरीबन 10 बजे मंदिर रोड पहुंच गया था। गाड़ी उसने लक्ष्मी नारायण मंदिर के करीब एक तंग सी गली के मोड़ पर छोड़ दी और टहलने वाले अंदाज में नीलम के मकान की तरफ चलने लगा। दस्तक के जवाब में दरवाजा आज भी उसी लड़की ने खोला था। तारिक उससे कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हो गया। इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर 2-3 कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। अलबत्ता रोशनी तमाम कमरों में नजर आ रही थी। नीलम कहाँ है? अच्छी तरह कान खोल कर सुनो। मैं नीलम के बारे में पूछ रहा हूँ, किसी और के बारे में नहीं। न जाने क्यों लड़की के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। तारिक सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीलम ऊपर वाले लॉन में ही मिल गई। ओह तुम! वो तारिक को देखकर चौंक के बगैर नहीं रह सकी थी। हाँ मैं। एक बहुत ही अहम मामला दरपेश था। शाहरुख ने फोन पर बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मुझे भेज दिया गया। तारिक ने कहा, तुम कमरे में चलकर बैठो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। नीलम ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया और सीढ़ियां उतरने लगी। तारिक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा बैठा। उसने कमरे की बत्ती जलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। तारिक कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उठकर कमरे से बाहर निकलने की सोच रहा था कि सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। तारिक ने दरवाजे की आड़ से झांक कर देखा। वो नीलम थी और उसके साथ लाला प्रेमनाथ भी था, जो बुरी तरह हाँफ रहा था। नीलम ने उसे सहारा दे रखा था। वो दोनों उस कमरे के सामने से गुजरते दूसरे कमरे में चले गए। मजीद 10 मिनट इंतजार में गुजर गए। जब नीलम कमरे में आई तो उसके होंठों पर बड़ी मायूसी मुस्कुराहट थी। तुमने बत्ती नहीं जलाई? उसने पूछा। कोई खास बात नहीं, अंधेरे में बैठना अच्छा लग रहा था। तारिक ने जवाब दिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? यही वो कागजात है जिनके हुसूल के लिए मैं तड़प रही थी और लाला प्रेमनाथ मेरे लिए। नीलम ने हाथ में पकड़ा हुआ कागजात का परिंदा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं समझा नहीं, तारिक बोला। यह कश्मीर के बारे में हुकूमत की अगली 1 साल की पॉलिसी है। अब बहुत दिनों से इसके हुसूल के लाला प्रेमनाथ पर दबाव डाल रही थी, नीलम ने बताया। ओह! तारिक चौंक गया। मैं लाला प्रेमनाथ ही के सिलसिले में आया था। लाला प्रेमनाथ इंटेलिजेंस की नजरों में आ गया है और उसकी बाकायदा निगरानी हो रही है। मैं यही कहने आया था कि फिलहाल इससे दूर ही रहो। तुम ये कागजात संभालो, मैं लाला जी से निमट कर अभी आई। नीलम ये कहते हुए कमरे से निकल गई। 10 मिनट गुजर गए। अचानक नीचे से निस्वानी चीखों और शोर की मिलीजुली आवाजें सुनाई देने लगी। तारिक बदहवासा होकर कमरे से निकल आया। नीलम भी दौड़ दौड़ी वहां पहुंच गई। क्या हुआ? ये कैसा शोर है? तारिक ने पूछा। मेरा ख्याल है पुलिस ने रेड की है। तुम मेरे कमरे में जाओ और ये कागजात छुपा लो, मैं देखती हूँ। नीलम कहती हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। तारिक नीलम के कमरे में घुस गया और दीवार के साथ चिपक गया। उसने कागजात का परिंदा बड़ी एहतियात से अपने लिबास में छुपा लिया था। नीलम जब नीचे पहुंची तो सूरत-ए-हाल खासी तशवीशनाक थी। 4 पुलिस वाले, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल, तीनों कमरों से प्यार के पंछियों को बाहर ला चुके थे। तीनों लड़कियां हिंदू थी और मर्द भी उनके हम मजहबी थे। लड़कियों ने जिस्मों पर बिस्तरों की चादरें लपेट रखी थी और मर्दों ने उल्टे सीधे लिबास पहनकर अपने उरियाने छुपाने की कोशिश की थी। वो तीनों थर थर कांप रहे थे। इंस्पेक्टर विजय, नीलम ने इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें थाने में बैठे अपना भत्ता मिल जाता है, तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस तरह परेशान करने क्यों आए हो? आज बाजरा मुख्तलिफ है नीलम भाई, इंस्पेक्टर विजय ने कहा। वो एक जवान आदमी था। उसके चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी बड़ी भली लग रही थी। मुझे इतला मिली थी कि लाला प्रेमनाथ यहाँ आया हुआ है। इंटेलिजेंस वाले लाला प्रेमनाथ को तुम्हारे साथ रंगे हाथों पकड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने सोचा कि इनसे पहले रेड करके क्यों ना ये क्रेडिट हासिल कर लूँ। कहाँ है लाला प्रेमनाथ? लाला प्रेमनाथ? नीलम बुरी तरह चौंक के फिर संभलते हुए बोली, तो मेरे साथ हो इंस्पेक्टर, और अपने आदमियों से कहो मेरे मेहमानों को कोई तकलीफ ना पहुंचाए।
इन्हें भी तो यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर विजय ने अपने आदमियों से कहा और नीलम के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। तारिक दरवाजे के पीछे छुपा सीढ़ियों पर नीलम और इंस्पेक्टर विजय की आवाजें सुन रहा था। नीलम की बातों से तारिक को अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि उसने क्या मंसूबा बनाया था और इंस्पेक्टर को ऊपर क्यों ला रही थी। अंदर चलो इंस्पेक्टर, लाला प्रेमनाथ अंधेरे में दुबका बैठा है, नीलम ने कहा। इंस्पेक्टर विजय जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे के पीछे छुपे हुए तारिक उस पर छान लगा दी। उसने अपने एक बाजू इंस्पेक्टर की गर्दन में लपेट दिया। ये सूरत हाल इंस्पेक्टर विजय के लिए कतई गैर मुतवक्को थी। उसने समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन शिकंजे में जकड़ी जा चुकी थी। वो दोनों हाथों से ग्रिप छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तारिक की ग्रिप सख्त से सख्तर होती चली गई। ऐसे मौकों पर उसके चेहरे पर अजीब सी दरिंदगी उभर आती थी। इस वक्त उसके चेहरे के तासुरात बहुत ही खौफनाक थे। इंस्पेक्टर विजय के हलक से खरखराहट की सी आवाजें निकल रही थी। तारिक ने उसकी गर्दन को 2-3 जोरदार झटके दिए। आखिर कड़क की हल्की आवाज उभरी और इंस्पेक्टर की गर्दन की हड्डी टूट गई। उसके मुंह से निकलने वाली चीख को तारिक ने दूसरे हाथ से दबा लिया था। तुम जल्दी से इसकी यूनिफॉर्म पहन लो, मैं लाला को लेकर आती हूँ, नीलम कहते हुए तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही तारिक ने इंस्पेक्टर की लाश को दरवाजे की आड़ में घसीट लिया और उसकी यूनिफॉर्म उतारने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद नीलम जब लाला प्रेमनाथ को लेकर उस तारिक कमरे में दाखिल हुई तो तारिक इंस्पेक्टर की वर्दी पहन चुका था। कागजात भी उसने एहतियात से कमीज के अंदर छुपा लिए थे। उसने इंस्पेक्टर की टोपी सर पर इस तरह झुका ली थी कि उसका ऊपर का निस्फ चेहरा छुप कर रह गया और उसने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और लाला प्रेमनाथ की तरफ देखा जो थर थर कांप रहा था। चल बे शैतान, तारिक उसे ठोकर रसीद करता बोला, आज तुझे पता चलेगा कि इश्क कैसे लड़ाया जाता है। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर, इस बेसवा चलता है या नहीं बेसवा के बच्चे। तारिक ने उसे ठोकर रसीद कर दी। वो कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर तारिक रुक गया। यह नीम तारीकी थी। कांस्टेबलों की तरफ देखते बोला, तुम यहीं रुको और इन सबके हाथ पैर बांध कर यहाँ डाल दो, मैं भी आता हूँ। तारिक ने मसनूई तौर पर खांसते हुए कहा और लाला प्रेमनाथ और नीलम को धक्के देता मकान से बाहर निकल गया। दरवाजे के सामने भी 2 कांस्टेबल मौजूद थे। उन्होंने खट से सलूट झाड़ दिया। तारिक ने उनकी तरफ देखे बगैर खांसते हुए कहा, तुम लोग अंदर जाओ, हरामी को बांधने में अपने साथियों की मदद करो, मैं दोनों को ठिकाने लगा कर आता हूँ। एक कांस्टेबल ने अजीब सी नजरों से तारिक की तरफ देखा। वो कहना चाहता था मगर तारिक ने लाला प्रेमनाथ को धक्के देता हुआ आगे बढ़ गया। गली में एक आदमी और 2-3 औरतें जा रही थी। पुलिस को देखकर वो एक तरफ हट गई और वो भी तेज तेज कदम उठाकर चलने लगे। गली की मोड़ पर तारिक गाड़ी के करीब रुक गया। इस बुढ़े को लेकर पीछे बैठ जाओ, जल्दी करो, तारिक ने कहा और अगला दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। गाड़ी एक जबरदस्त झटके से आगे बढ़ी थी। वो गली से निकलकर जैसे ही मेन रोड पर आए, पुलिस की एक जीप तेजी से गली में मुड़ती नजर आई। सड़क पर आते तारिक ने कार की रफ्तार तेज कर दी। उसे यकीन था कि पुलिस पार्टी नीलम के मकान की तरफ ही जा रही थी। इंस्पेक्टर विजय के आदमी को बेवकूफ़ बनाकर निकल आए थे, लेकिन जब ये नए पुलिस वाले यहाँ पहुंचे गए तो उनका राज फाश हो जाएगा और फौरन उनकी तलाश शुरू हो जाएगी। पुलिस जीप में रेडियो ट्रांसमीटर भी होगा, उसके जरिए वो पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर सकते थे। अगरचे उनकी कार नहीं देखी गई थी, लेकिन चेकिंग के दौरान धर लिए जाने का इम्कान था। ड्राइविंग कर सकती हो नीलम, तारिक ने पूछा। हाँ, नीलम ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी से आगे आ जाओ, मैं इस बुड्ढे से निपटता हूँ। तारिक ने गाड़ी रोक ली। नीलम अगली सीट की पुश की तरफ से ऊपर आ गई और तारिक पीछे पहुंच गया। कहाँ चलना है? नीलम ने गाड़ी को हरकत में लाते हुए कहा। इस वक्त 0 पॉइंट करीब 3 है, उस तरफ चलो, तारिक ने जवाब दिया और लाला प्रेमनाथ की तरफ मुतवज्जो हो गया। लाला प्रेमनाथ खौफ से नीम मुर्दा हो रहा था। तारिक ने अचानक ही लपक कर उसका नरखरा दबा लिया। बुड्ढे ने मुजाहमत तो की, लेकिन यह मुजाहमत ज्यादा देर जारी न रह सकी। रूह ने जल्द ही उसके नातवा जिस्म का साथ छोड़ दिया। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि लाला प्रेमनाथ खत्म हो चुका है, तारिक ने कार का दरवाजा खोल उसकी लाश बाहर धकेल दी और हाथ झाड़ते हुए सीधा होकर बैठ गया। मुख्तलिफ समतों से पुलिस के सायरनों की आवाजें सुनाई देने लगी थी, जिसका मतलब यह था कि शहर में उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। ठीक उस वक्त नीलम ने कार कनाट पैलेस पर डिलहोजी हाउस के पीछे वाली गली में मोड़ दी। ये गली सुनसान थी, चंद कारें खड़ी थी। उसने कार एक जगह रोक दी और वो दोनों उतरकर तकरीबन दौड़ते एक तंग से दरवाजे में दाखिल हो गए। अंदर तारीकी थी। वो दोनों एक लम्हे को रुके, फिर अंधेरे में टटोलते आगे बढ़ने लगे। तंग सी डेढ़ी थी, जिसका एक मोड़ घूमकर वो रोशनी में आ गए। पुलिस की यूनिफॉर्म में होने की वजह से तारिक को अचानक एक आदमी ने सामने आकर रोक लिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। तारिक ने इत्मीनान से टोपी सर से उतार दी और इसी लम्हे नीलम भी सामने आ गई। पहचान लिए जाने के बाद इन्हें मखसूस कमरे में पहुंचा दिया गया। उस कमरे में शाहरुख बैठा हुआ था। वो एक पुलिस वाले को नीलम के साथ देखकर झटके से उठ गया। वह तारिक को पहचान कर उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उन लोगों को बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए हैरत से बोला, मैं समझा नहीं, ये सब क्या है? नीलम का खेल खत्म हो चुका है, तारिक ने जवाब दिया।
और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। ये कश्मीर के बारे में भारतीय हुकूमत की अगले साल की एक पॉलिसी है। इन कागजात का हसूल नीलम का एक बहुत बड़ा कारनामा है। तारिक ने शर्ट के नीचे से कागजात का परिंदा निकालकर शाहरुख के सामने मेज पर डाल दिया। शाहरुख कागजात खोलकर देखने लगा। वह अगरचे सरसरी से अंदाज में उन कागजात को देख रहा था, लेकिन हर कागज पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी। नीलम, वो कागजात मेज पर रखते बोला, तुमने वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इससे हमें पता चल रहा है कि भारतीय हुकूमत अगले एक साल के दौरान वादी कश्मीर में क्या कुछ करने का इरादा रखती है। लेकिन अब ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हम वादी में हर जगह इनका मुकाबला करेंगे। वो तारिक की तरफ देखने लगा। 2-4 रोज में तुम भी रवानगी की तैयारी करो। यहाँ सिर्फ एक ऐसा काम रह गया है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद तुम कश्मीर रवाना हो जाओगे। नीलम भी तुम्हारे साथ जाएगी। और वो काम क्या है? तारिक ने सवाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये तुम्हें कल बताया जाएगा। अब तुम ऊपर जाकर लिबास तब्दील करो। ऊपर मेरे कमरे में तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। और नीलम, तुम भी ऊपर चली जाओ। तुम्हारा बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है। अब 2-3 दिन यही रहोगी। लेकिन क्या? उसके खामोश होने पर तारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये कागजात लाला प्रेमनाथ के जरिए हासिल किए गए हैं। और लाला प्रेमनाथ इंटेलिजेंस की नजरों में आ चुका है। आज पुलिस के रेड और नीलम के फरार के बाद पुलिस लाला प्रेमनाथ से पूछताछ जरूर करेगी। और जब वो इन कागजात के बारे में बता देगा तो हुकूमत कश्मीर के बारे में अपना मंसूबा तब्दील कर देगी। इस तरह कागजात हमारे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, शाहरुख ने कहा। लेकिन लाला प्रेमनाथ अपनी जुबान नहीं खोलेगा, तारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? तारिक ने उसे घूरा। वो पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यहाँ की पुलिस को तुम जानते हो, वो लोग जुबान खुलवाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुलिस अब लाला प्रेमनाथ की जुबान नहीं खुलवा सकेगी, तारिक बोला। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि नीलम के कोठे से फरार होते वक्त हम लाला प्रेमनाथ को अपने साथ ले आए थे। मैंने उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे रास्ते में फेंक दिया था। उसकी लाश पुलिस को सड़क पर से मिल गई होगी। लेकिन तुम जानते हो कि कोई लाश किसी को कुछ नहीं बता सकती। और जहाँ तक इन कागजात का सवाल है तो किसी को उनके बारे में पता नहीं चल सकेगा। ये फोटोस्टेट कापियां हैं, जबकि असल कागजात फाइल में मौजूद हैं। इस तरह किसी को शुबा नहीं हो सकेगा। अब मैं मुतमईन हूँ, शाहरुख ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब जाओ, तुम लोग आराम करो, मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। तारिक और नीलम उसके कमरे से निकलकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। तारिक को वो कमरा मालूम था जो शाहरुख के जेरे इस्तेमाल था। यहाँ 2-3 और कमरे भी थे जिन्हें किसी इमरजेंसी में पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। नीलम दूसरे कमरे में चली गई। तारिक ने पुलिस की वर्दी उतारकर अलमारी में रखा हुआ एक लिबास पहन लिया और नीलम वाले कमरे में आ गया। वो देर तक बैठे बातें करते रहे। उन्हें डलहौजी हाउस में बंद हुए 3 दिन गुजर गए। शाहरुख ने बड़ी सख्ती से बाहर निकलने से मना कर रखा था कि अपने कमरों से निकलकर डलहौजी हाउस के रेस्टोरेंट या क्लब वाले हिस्से की तरफ आने की कोशिश न करे, क्योंकि पिछले 2 दिन से रेस्टोरेंट और नाइट क्लब में कुछ मशकूक किस्म के लोग देखे जा रहे हैं। इनमें से एक के बारे में शाहरुख को यकीन था कि उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। दूसरों का ताल्लुक भी गालिबन पुलिस ही से था। वो लोगों यह मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि उन्हें डलहौजी हाउस पर किसी किस्म का शुबा हो गया है। शाहरुख ने अपने तमाम साथियों को सख्ती से मना कर दिया था कि वो फिलहाल डलहौजी हाउस का रुख न करें। वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। 1 हफ्ता गुजर गया। तारिक अब कुछ बेजारी से महसूस करने लगा था। वो तकरीबन कैद होकर रह गया था। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हो गया। उस रोज 5 बजे के करीब शाहरुख प्लास्टिक का एक थैला लिए उसके कमरे में दाखिल हुआ। ये लिबास तब्दील कर लो, तुम्हें ठीक 7 बजे हनुमान मंदिर पहुंचना है। शाहरुख ने थैला उसके सामने पलंग पर फेंकते हुए कहा। हनुमान मंदिर? तारिक ने हैरत से कहा। मुझे कोई पंडित समझा है क्या? तुम्हें थोड़ी देर के लिए पंडित ही बनना पड़ेगा। तारिक मुस्कुराया। अब ये लिबास तब्दील कर लो, मैं भी आता हूँ। शाहरुख के जाने के बाद तारिक ने थैला खोला। गेरुए रंग का लंबा सा चूहा, लकड़ी की खड़ाओं और चंद मालाओं के अलावा इस थैले में लंबे बालों वाली बिगू दड़ी मूछें वगैरह भी थी। तारिक ने पहले लिबास पहना और फिर आईने के सामने बैठकर लंबे बालों वाली विग सर पर सेट करने लगा। विग के बाद उसने दाढ़ी मूछें उठाकर देखी। वो दोनों चीजें मिली हुई थी। उसने बड़ी एहतियात से दाढ़ी मूछें चेहरे से चिपका ली और आईने में देखने लगा। अपनी शक्ल देखकर उसे खुद ही हंसी आ गई। घनी मूछें दाढ़ी इस तरह मिली हुई थी कि उसके होंठ भी छुप कर रह गए थे। सर के बाल भी बिखरे हुए थे। थैले से पीले रंग का एक चाक भी बरामद हुआ था, जिससे उसने पेशानी पर एक मोटी सी लकीर खींच ली। अब वो देखने में एक हिंदू महन्नत ही लगता था। वो आईने के सामने से हटा ही था कि दरवाजा खुला और नीलम अंदर दाखिल हुई। एक हिंदू महन्नत को कमरे में देखकर उसके मुंह से खौफजदा सी चीख निकल गई। अरे पागल तो नहीं हो गई? मैं तारिक हूँ। तारिक ने आगे बढ़कर उसे बाहों से पकड़ लिया। नीलम के मुंह से गहरा सांस निकल गया। अगर वो तारिक की आवाज न पहचान लेती उस बात का कभी यकीन न करती। तारिक ने थैले से रंग बिरंगी मोतियों की माला निकालकर गले में डाल ली। कहीं जा रहे हो? नीलम ने सवाली निगाहों से उसके देखा। हाँ। तारिक ने इस बात में सर हिलाया।
हनुमान मंदिर जाने का हुक्म मिला है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि वहाँ मुझे करना क्या होगा। हनुमान मंदिर, नीलम बोली, ये तो ज्यादा दूर नहीं है। इस दौरान शाहरुख भी कमरे में आ गया। वो तारिक को समझाने लगा कि उसे क्या करना है। तुम मंदिर के मरकजी दरवाजे में दाखिल होकर दाएं तरफ तीसरे स्तून के पास खड़े रहोगे। ठीक 7 बजे प्रकाश तुमसे राब्ता कायम करेगा। वो तुम्हें कुछ कागजात देगा, तुम वो कागजात लेकर मंदिर से निकल जाओगे। वापिस आते इस बात का ख्याल रखोगे कि तुम्हारी निगरानी तो नहीं की जा रही। लेकिन प्रकाश से वो कागजात तो गुलाबदीन भी वसूल कर सकता था। तारिक बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शाहरुख ने उसे घूरा। वो गुलाबदीन को अब भी अपना दोस्त समझता है। वो कागजात हिना के हवाले से ब्लैकमेल करके प्रकाश से हासिल किए जा रहे हैं। उसे गुलाबदीन पर अभी तक किसी किस्म का शुबा नहीं हो सका, इसलिए हम गुलाबदीन को उस तरह उसके सामने नहीं ला सकते। शाहरुख चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, हनुमान मंदिर इसी चौराहे की दूसरी तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट के किनारे पर वाक़ है। मंदिर से 50 गज के फासले पर पीले रंग की एक कार खड़ी होगी जिसका इंजन स्टार्ट होगा। तुम किसी किस्म का खतरा महसूस करो तो उस कार में बैठ जाना। अगर खतरा न हो या तुम्हारी निगरानी न की जा रही हो तो कार की तरफ जाने की जरूरत नहीं। मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम 6:30 बजे यहाँ से निकल जाना। ठीक है। तारिक ने इस बात में गर्दन हिला दी। ये अपने पास रख लो, किसी हंगामी सूरत हाल में इसकी जरूरत पेश आ सकती है। शाहरुख ने यह कहते हुए एक पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ा दिया। तारिक ने पिस्तौल लेकर उसे चेक किया और चुगली के अंदर छुपा लिया। शाहरुख जा चुका था। तारिक नीलम से बातें करने लगा। ठीक 6:30 बजे वो अकबी दरवाजे से डलहौजी हाउस से निकल गया। अकबी गली से निकलकर वो चौराहे पर आ गया। ये दरअसल दायरे की शक्ल में एक बहुत बड़ा पार्क था जिसके चारों तरफ शॉपिंग सेंटर बने हुए थे। तारिक पार्क में दाखिल हो गया और एक हिंदू जोगी ही की तरह चलता और दूसरी तरफ बढ़ने लगा। पार्क में बहुत से लोग मौजूद थे, बच्चे भी खेल रहे थे। पार्क से निकलकर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आ गया। जब वो हनुमान मंदिर में दाखिल हुआ तो 6:25 हुए थे। वो दाएं तरफ तीसरे स्तून से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर रखी थी, जैसे बड़े इन्हमाक से पूजा कर रहा हो। बज़ाहिर उसकी आंखें बंद थी, लेकिन आंखों में बहुत हल्की सी झरी लिए वो आसपास आते जाते लोगों को देख रहा था। ठीक 7 बजे उसने एक नौजवान को मंदिर के अंदरूनी हिस्से में अपनी तरफ आते देखा। वो प्रकाश था। उसके हाथ में एक पोटली सी थी। वो तारिक के पास रुक गया। उसका चेहरा पीला हो रहा था, जैसे टीबी का मरीज हो। तारिक ने आंखें खोल दी। पहले लोगों को देखता रहा, फिर प्रकाश की तरफ मुतवज्जो हो गया। भगवान के चरणों में आकर तुम्हें भी सुख नहीं मिला मूर्ख? इसकी वजह वो बोझ है जो तुमने उठा रखा है। लाओ अपना बोझ मुझे दे दो, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तारिक ने कहा। प्रकाश वाकई खौफ से मरा जा रहा था। उसने कन अखियों से इधर देखा और पोटली तारिक की तरफ बढ़ा दी। तारिक ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पोटली बादे में छुपा ली, लेकिन वह अंदाजा नहीं लगा सका था कि हॉल में तकरीबन 10 गज दूर एक स्तून की आड़ में खड़ा हुआ एक शख्स भी उनकी तरफ ही देख रहा था। प्रकाश ने दोनों हाथ जोड़कर जोगी को प्रणाम किया और वहां से हट गया। तारिक भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ठीक इस वक्त स्तून के पीछे छुपाने तेजी से आगे बढ़ा। उसे प्रकाश का हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ से एक और आदमी तेज से कदम उठाता तारिक के करीब पहुंच गया। वो तारिक का हाथ पकड़कर होले से घुर्राया। मेरे साथ चलते रहो स्वामी, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। तारिक का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने कनेक्शन से दूसरी तरफ देखा। प्रकाश भी एक आदमी की गिरफ्त में था। तारिक को यह समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से था और यकीनन बाहर भी इनके आदमी मौजूद होंगे। वो मुजाहमत किए बगैर सादा लिबास वाले के साथ चलता रहा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। मरकजी दरवाजे के सामने कुशादा सिले पर पहुंचकर तारिक ने कनेक्शन से दाएं देखा। बाईं तरफ एक आदमी खड़ा था। वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो भी यकीनन इन्हीं का आदमी था। उसे कुछ दूर खड़े हुए एक और आदमी को इशारा किया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के मरकजी दरवाजे की तरफ दाईं तरफ 50 गज के फासले पर पीले रंग की कार खड़ी थी, लेकिन तारिक के ख्याल में उस कार तक पहुंचना मुश्किल ही था। फिर भी उसने कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं समझा। मंदिर में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। तारिक ने अचानक ही जोरदार झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कार की तरफ दौड़ लगा दी। इसके साथ उसने लिबास में छुपा पिस्तौल निकालकर उस आदमी पर गोली चलाई थी जिसने चंद में पहले उसका हाथ पकड़ रखा था। गोली उस शख्स की टांग पर लगी और वो सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया। इसी वक्त वहां इंटेलिजेंस के 4 आदमी थे। एक जख्मी हो गया था, दूसरे ने प्रकाश को गिरफ्त में ले रखा था और बाकी 2 आदमियों ने तारिक के पीछे दौड़ते फायरिंग शुरू कर दी थी। भगदड़ सी मच गई। मंदिर में आने और जाने वाले लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। तारिक कार की तरफ दौड़ रहा था जो 20 गज के फासले पर रह गई थी। इंटेलिजेंस के दोनों आदमी उसके पीछे थे। अचानक कार से ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग की जाने लगी। एक गोली तारिक के पीछे दौड़ने वाले आदमियों से एक के सीने में लगी। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। दूसरे आदमी ने एक तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस मौका से फायदा उठाते हुए प्रकाश ने भी अपना हाथ एक झटके से छुड़ाकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उसे ज्यादा दूर जाने का मौका न मिल सका। कार से चलाई जाने वाली एक और गोली उसका भेजा उड़ा दिया था। तारिक कार के करीब पहुंच चुका था। पिछला दरवाजा खुल गया। तारिक के बैठती कार एक जबरदस्त झटके से हरकत में आ गई। कार में 3 आदमी थे। एक स्टीयरिंग संभाले हुए था और 2 फायरिंग कर रहे थे।
कार एक चक्कर काट कर डलहौजी हाउस की अखबी गली में पहुंच गए। तारिक ने कार से छलांग लगा दी और कार तेज रफ्तारी से आगे निकल गई। गली में तारीकी थी। तारिक दौड़ता डलहौजी हाउस की अखबी दरवाजे में दाखिल हो गया।